हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस। आज तारीख है 8 अगस्त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो जैसा कि पता है, दिल्ली का जो बिल था, दिल्ली से रिलेटेड, वो पास हो गया है। एंड नाउ सेंटर विल गेट दी कंट्रोल ओवर ऑल दीज सर्विसेज एंड ब्यूरोक्रेट्स पोस्टेड इन दिल्ली। ऑलराइट, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में दिल्ली से रिलेटेड सारी चीजें बता दी थी। ऑलराइट, नेक्स्ट है यहाँ पर फाइनली अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म आपकी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना। यहाँ पर इन्होंने पैनल बनाया है 3 एक्स जजेस का, टू लुक इनटू रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन इन मणिपुर केस। ओके, क्योंकि ये सब काम किसका है एक्चुअली में? इट इज वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव, राइट, योर इलेक्टेड गवर्नमेंट। बट इफ जुडिशरी हैज टू टेक ओवर दीज थिंग्स, देन इट इज एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। नेक्स्ट, यहाँ पर कल न्यूज आई थी दैट द न्यूयॉर्क टाइम्स एलिज दैट द इंडियन न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक, आपने एक पत्रकार का नाम सुना होगा, विशाल शर्मा, राइट, ऐसे ही कुछ नाम है शायद, वो इससे जुड़े हुए हैं। ओके, अमंग ऑर्गेनाइजेशन फंडेड बाय प्रो चाइना यूएस बेस्ड नेटवर्क, और ये प्रमोट करते हैं एंटी चाइना अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अब इसमें देखिए, सिर्फ एक न्यूज़पेपर की बेसिस पे तो आप नहीं डिसाइड कर सकते ये, क्योंकि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स आती रहती हैं कुछ भी। एक बार इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी लिखा था, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने, तब गवर्नमेंट ने कहा था दिस न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स एंटी इंडिया। बट आज जब उसने दूसरी पार्टीज के बारे में लिखा है, लाइक इसमें कांग्रेस का भी नाम है, ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूज़ क्लिक है ये थोड़ी एंटी गवर्नमेंट न्यूज़ छापता है। तो अब जब कुछ गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमारे फेवर में आया, तो दे आर कोटिंग दिस न्यूज़पेपर। बट व्हेन इट क्रिटिसाइज मिस्टर नरेंद्र मोदी, दैट टाइम दे वर सेइंग दैट दिस न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम इज एंटी इंडिया। ऑलराइट, एंड वी ऑल नो, मैंने आपको पॉलिटिकल फंडिंग, जो पॉलिटिसाइज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कराया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल पार्टीज को फॉरेन फंडिंग अलाउ की है। ऑलराइट, 2017 या 19 से पहले फॉरेन फर्म्स जो होते थे, जो अपनी एक ब्रांच स्टैब्लिश करते हैं इंडिया में, आई मीन टू से फॉरेन कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, वो फंडिंग दे सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को। ऑलराइट, तो ये चीज हमारी रूलिंग गवर्नमेंट लाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये एलिज करना कि ये न्यूज वेबसाइट्स को एक फॉरेन फर्म डोनेट कर रहा है, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड वाली बात है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज दिस इज रियली डेंजरस प्रेसिडेंट। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि ऑस्ट्रेलिया ने चाइनीज कंपनीज इतना इंटरफेरेंस करने लगी थी उनकी पॉलिटिक्स में, कि अपने प्रोजेक्ट के लिए वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्ट्रल फंडिंग के नाम पे ब्राइब दे रही थी। ओके, तो उन लोगों ने फिर बैन किए कि अब फॉरेन फंडिंग अलाउ नहीं होगी पॉलिटिकल पार्टीज को। जिस साल ऑस्ट्रेलिया ने ये बैन किया, उसी साल इंडिया ने इस चीज को अलाउ किया अपने यहाँ पर। ये बहुत डेंजरस चीज थी। ओके, इवन आरबीआई एंड इलेक्शन कमीशन ने तक कहा था कि ये चीजें जो आप कर रहे हो, इंक्लूडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड, ये पॉलिटिक्स में करप्शन को और ज्यादा बढ़ा देगा। खैर, वो सब मैं आपको मेंस के लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये सब आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप इंटरव्यू में जाओगे, तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स, कि ये किस तरह से ये डेंजरस है पूरी डेमोक्रेसी के लिए। यहाँ पे वही न्यूज़ है, बट सिर्फ एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के बेसिस पे आप किसी जजमेंट पे नहीं पहुंच सकते। इन्वेस्टिगेशन कीजिए एंड देन रीच टू कंक्लूजन। यहाँ पे वही चीज़ है जो पहले भी 2-3 बार मिस्टर जयशंकर कह चुके हैं, दैट हम लोग एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, उस पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट जो होती है, ओके, या मशीनरीज, गन्स, कैनन्स की जो मूवमेंट होती है, उसको ज़्यादा फास्ट बनाया जा सके। 62 वॉर हारने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था। ट्रूप्स को डिप्लॉय करना उतना आसान नहीं था हमारे लिए। इट वॉज टेकिंग टाइम। एंड फॉरगेट 1962 वॉर। इनफैक्ट जब पार्लियामेंट पे अटैक भी हुआ था हमारे यहाँ, तो हम लोगों ने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करने में ही ऑलमोस्ट 5 से 7 दिन लगा दिए थे, कि तब तक तो वो पूरा सामने वाले ने भी तैयारी कर ली थी। तो इसी को लेकर हम लोग एक लेकर आए कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। राइट, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन होती है कि विद इन 24 to 48 आवर्स हम अपने ट्रूप्स मोबिलाइज मोबिलाइज करके एलएसी या एलओसी के अक्रॉस
हिट कर सकें। ऑलराइट। तो जनरली इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमारे पास ऐसी कोई डॉक्ट्रिन है, बट कई बार हमारे जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह हैं, उन लोगों ने कहा यस वी हैव दिस। इसमें ये होता है कि आपका बस एक छोटे छोटे बैच में, लाइक 200-400 जवानों के बैच में आपकी एक पूरी टीम तैयार रहती है बहुत क्विक मूवमेंट के लिए। उसे कहते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। ओके, फिर यहाँ पर ये वही बात कर रहे हैं कि हमने क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर is more essential to the effectiveness of deployment. Priority to develop border infrastructure. Armed forces are now better placed to swiftly deploy troops and counter movements of Chinese military. Okay, तो सिर्फ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एक टॉपिक है पूरा, जो हम लोग मेंस के लिए तैयार रखेंगे अपना। यहाँ पे देखिए, मिताई वीमेन एक्टिविस्ट दे आर इवन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट असम राइफल। ये हमारे साथ ब्रुटैलिटी कर रहे हैं। फिर देखिए होता है क्या, जब भी ऐसा माहौल बनता है ना, इस तरह का दंगे का ये जो माहौल होता है, ये डेंजर इसलिए हो जाता है क्योंकि इवन हमारी आर्म फोर्सेस हो या चाहे पुलिस हो, दे ऑल्सो कम फ्रॉम सम कम्युनिटी, राइट। वो मिताई भी होंगे, वो कुकीज भी होंगे। ओके, उसी जगह जब ये जो हेट्रेड जो हमारे मीडिया दिन रात उगल रहा है, दे आर जस्ट, वो इस बात को भूल रहे हैं कि ये जो आर्म फोर्सेस में भी जवान जो आते हैं, दे कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ना। तो वैसे ही कुछ मणिपुर में देखने को मिल रहा है, राइट। क्योंकि जो जवान कुकी से आते हैं, पुलिस वाले खासकर कुछ मिताई से आते हैं, तो फिर ऐसे में वो साथ देते हैं दंगइयों का। सॉरी टू से दिस बट रियलिटी है। ऑलराइट, तो नो वन इज न्यूट्रल इन दिस वर्ल्ड, जब बात उसकी फैमिली की हो खासकर। चलिए, फिर से वही बात आ गई है हमारे सब स्टैंडर्ड ड्रग्स की, जो हम पिछले 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। अब नई बात आई है इराक से। WHO raised an alert against India manufactured contaminated syrup sold in Iraq। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो दो सब्सटेंस यूज होते हैं दवाई में, डाइथाइल ग्लाइकॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, इनकी लिमिट सेट की है WHO ने 0.10% पे। बट इंडिया में ड्रग्स बनाने में आप इनकी लिमिट बढ़ा के क्रॉस कर रहे हो 0.25% एंड 2.1% तक। और एक तो इस वजह से हमारी दवाइयाँ हार्म कर रही हैं उनको जाकर। डायरिया की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है उनके साथ। इवन एक जगह पर तो आई ड्रॉप की वजह से ब्लाइंडनेस तक हो गई है बच्चों को। और एक तो ये ठीक नहीं है। तो इससे पहले मैंने आपको कल एग्जांपल बताए थे, गैम्बिया, उज्बेकिस्तान, कैमरून। तो ये अल्टीमेटली हमारी इंडिया की रेपुटेशन को हार्म करता है वर्ल्ड ओवर पे। इवन नाइजीरिया ने भी अपनी एक स्टडी कंडक्ट की थी, उसमें उन्होंने कहा है दे रेज्ड एन अलार्म अगेंस्ट इस सिरप मैन्युफैक्चर्ड बाय मुंबई बेस्ड कंपनी। ऑलराइट, तो अब इसी के लिए इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है कि आप टेस्ट कीजिए इन कफ सिरप को बिफोर एक्सपोर्टिंग टू प्रिवेंट सच डिजीज। इसके अलावा हमने कल वो सब देख ही दिया था जो WHO के नॉर्म्स फॉलो करने को कहा गया है उसको, ठीक है, विद द कंपनी टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ एंड लेस देन, एक को 6 महीने में करना है, एक को 1 साल में करना। ओके, तो हम इस टॉपिक पे काफी बात कर चुके हैं पिछले हफ्ते में। अब देखिए, इन्होंने ये जो आर्टिकल लिखा है ना, ही इज अ चीफ इंडियन इकोनॉमिस्ट विद JP मॉर्गन ग्रुप। तो वैसे इन्होंने ये आर्टिकल डेवलप कंट्रीज को लेकर लिखा है कि कैसे जब भी ये लोग को प्रोटेक्शनिस्ट मेजर अपनाने होते हैं। ये प्रोटेक्शन मेजर क्या है, मतलब इनके यहाँ पर जो दूसरी कंट्रियों से इंपोर्ट आ रहा है उस पर ये लोग हाई टैरिफ इम्पोज कर देते हैं, राइट। उसके बाद इनके यहाँ की खुद की जो कंपनीज है, सपोज USA में, दे नच देयर कंपनीज कि आप यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग लगाएं USA में ही, डोंट गो टू चाइना। ऑलराइट, अब इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, इसके लिए USA लेकर आया सेमीकंडक्टर एक्ट। ऑलराइट, उसके बाद इसने अपनी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ये कंट्रीज आज प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स इंपोज करती जा रही हैं। राइट, जैसे इन्होंने लगाया था कि आप लेस देन 2 mm सेमीकंडक्टर की वाली जो चिप होती हैं, इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी आप चाइना के साथ शेयर नहीं करेंगे। राइट, सेम सेम चीज ही नीदरलैंड ने भी की थी, ठीक है। उसने भी अपनी कंपनीज को कहा कि नहीं, आप इस तरह की टेक्नोलॉजी चाइना के साथ शेयर नहीं करेंगे, ताकि अल्टीमेटली जब आप वो टेक्नोलॉजी शेयर कर ही नहीं सकते चाइना के साथ, तो आप चाइना में इन्वेस्ट करने नहीं जाओगे, आपको यही इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने देश में। ऑलराइट, तो ये सब ये नेशनल सिक्योरिटी एंड ये एक्सक्यूज बनाए जाते हैं प्रोटेक्शन मेजर्स को अपनाने के लिए। ऑलराइट, जैसे इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लेकर आए, चिप्स एक्ट लेकर आए, रीशोरिंग प्रोडक्शन एंड बूस्टिंग डोमेस्टिक ब्लू कॉलर जॉब। अभी ब्लू कॉलर जॉब पे बात करेंगे। जस्टिफिकेशन क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स को जस्टिफाई करने के लिए। आज आप कर रहे हो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम पर, कल हो सकता है आप करोगे फार्मास्यूटिकल एंड एग्रीकल्चर के नाम पे। हुआ क्या है कि
पहले since 1945 these developed countries always pushed the developing and low income countries कि open your markets, okay, open your market, let's have free economy, alright, free economy। आप इकोनॉमी टर्म पढ़ते हैं, लेस इज फेयर, ओके। वो क्या करता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो हमने अपने मार्केट खोल दिए, इन लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स बहुत सेल किए वर्ल्ड ओवर, ऑलराइट। आज जब चाइना, इंडिया, वियतनाम और ऐसी कई कंट्रीज है, नाइजीरिया, ये जब इन्होंने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया है कि ये कॉम्पीट कर पा रहे हैं जिनके साथ, तो फिर आप अपनी ही बनाई हुई पॉलिसी से रिवर्स करके आप जा रहे हो प्रोटेक्शनिस्ट की तरफ, ठीक है, कि इंडिया चाइना से आने वाले स्टील पर हम टैरिफ लगाएंगे, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी लगा पा रहे हो तो फिर आप नए नए नॉर्म्स ले आते हो कि आपका प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं, राइट, इसको बनाने में चाइल्ड लेबर का यूज तो नहीं हुआ है। इस तरह के इनको हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, राइट। आप इस तरह की चीजें लेकर आ रहे हो ताकि चाइना, इंडिया और दूसरे देशों से आने वाला इंपोर्ट आपकी कंट्री में आप रोक सकें। और अल्टीमेटली आप क्या करना चाहते हो, अपना खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो। जो फॉर्म दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं, उनको आप अपने यहीं पर अट्रैक्ट करके रखना चाहते हो, राइट। सो दिस इज अगेन काइंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड कि पहले आपने दूसरों को कन्विंस किया, लेट्स हैव ओपन ट्रेड, एंड नाउ व्हेन वी हैव बिकम केपेबल टू कॉम्पीट विथ यू, नाउ यू आर चेंजिंग द रूल्स। सो इन शॉर्ट, गोल पोस्ट चेंज कर देना चाहिए जब सामने वाले आपसे कॉम्पीट करने लगे, राइट। तो इस आर्टिकल में काम करनी है, मैं सिर्फ आपको एक पिक्चर देना चाह रहा हूँ ये होता क्या है। अब देखिए 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए, ठीक है, सबसे पूरे यूएसए में आए थे क्योंकि वहां पे सब लोग होम लोन डिफॉल्ट कर गए थे, कुछ बैंक, बड़े बैंक्स डूब गए और उस वजह से पूरा सिस्टम हिल गया था, ठीक है। तो जब भी इस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, दो स्टेप सबसे कॉमन जो है, पहला होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी को लूज किया जाता है, यानी कि आप और ज्यादा मनी प्रिंट करने लगते हो, और ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ा देते हो मार्केट में, ताकि लोगों के हाथ में पैसा जाए, डिमांड जनरेट हो। और लोग जब डिमांड करने लगेंगे तो कंपनीज अपना प्रोडक्शन बढ़ाने लगेंगी, और कंपनीज प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, राइट। तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को लूज किया जाता है, और फिजिकल पॉलिसी को किया जाता है टाइट। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट लाती है, मतलब आपने फिजिकल डेफिसिट सुना है ना, यानी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की इनकम। तो इस डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट अपने जो खर्चे हैं, जो अपने एक्सपेंडिचर है, उनको टाइट कर देती है कि अभी हम लोग थोड़े कम खर्चे करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकरिंग इन नेचर। वो बार बार हर महीने, जैसे आपको सैलरीज देनी है, आपको पेंशन देनी है, आपने जो लोन ले रखा है मार्केट से या फॉरेन से, उसका इंटरेस्ट देना है आपको, ऑलराइट। तो इस तरह से आप अपनी फिजिकल पॉलिसी को टाइट करते हो ताकि अभी डेफिसिट को कम किया जाए। और डेफिसिट का ही सीधा सीधा असर पड़ता है इन्वेस्टर्स पर, ठीक है, वो रेटिंग वगैरह की जाती है आपकी, फिर तो इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते हैं। तो जब भी इस तरह की क्राइसिस आएंगे तो दो स्टेप्स अभी हमेशा कंट्रीज लेती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को लूज करेंगी एंड फिजिकल पॉलिसी को टाइट करेंगी, ऑलराइट। तो इसमें ज्यादा आर्टिकल काम का नहीं है आपका, उसको मत पढ़ना, वो दूसरी कंट्रीज के रेफरेंस में लिखा गया है। दूसरा हम आते हैं यूएसए पे। तो यहाँ पर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में इस पे केस चल रहा है, बट सच बात, टू बी ऑनेस्ट, कुछ नहीं होने वाला है, इट इज अ सेटल्ड मैटर नाउ। बट मुझे आपको क्या बताना है कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो मोस्टली पूछा जाएगा कि क्या चेंजेस आए हैं इसको करने के बाद। तो अब आप इसको खुद से अलग अलग पॉइंट पे सोचिए। जैसे अगर आप सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, ठीक है, तो जैसा कि गवर्नमेंट, या मैं कहूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, आई थिंक इट्स मिस्टर सिन्हा, मनोज सिन्हा, ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज में या उनके वर्ड्स को हम ट्रस्ट करें तो उनका कहना है कि स्टोन पेल्टिंग काफी कम हुई है, ठीक है। पहले करीब 600 प्लस इंसिडेंट्स होते थे इस तरह के, लेकिन अब हार्डली 70-80 इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, तो स्टोन पेल्टिंग कम हुई है, ठीक है। दूसरा आप क्या सोच सकते हैं कि टेररिज्म में कमी आई है, ठीक है, जो इन्फिल्ट्रेशन होता था अक्रॉस द बॉर्डर उसमें कमी आई है, यूथ जो रेडिकलाइज किया जाता था उसमें कमी आई है, ठीक है। जस्ट थिंक योर सेल्फ, ओके, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको याद रखना है या कोई बताएगा, यू कैन योर सेल्फ थिंक। अब ये स्टोन पेल्टिंग होती थी, इस वजह से क्या होता था कि आर्मी को भी फिर रिस्पॉन्स करना पड़ता था एंड पैलेट गन्स का यूज होता था। फिर इसको वर्ल्ड ओवर क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इससे क्या है, आपकी पीठ में ऑलमोस्ट छेद हो जाते हैं, लोहे के छल्ले पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो पैलेट गन्स का यूज होता था, तो अल्टीमेटली इससे क्या इशू बनता था, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, राइट। देन टेररिज्म में कमी आई है, चलिए मान लिया, लेकिन इसका एक जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट मिला है, या मैं कहूं कि जो चीज अभी तक कम नहीं हो पाई है, वो हुई है टारगेटेड किलिंग्स।
ठीक है। टारगेटेड किलिंग्स जरूर बढ़ी हैं, ठीक है। वायलेंस अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट माइग्रेंट्स, आपने देखा होगा बिहार के 2 माइग्रेंट्स को मार दिया गया था। ओके, वायलेंस अगेंस्ट माइग्रेंट्स एंड इवन नॉन कश्मीरी, मतलब जो भी नॉन कश्मीरी वहां पे होते हैं उनके अगेंस्ट काफी वायलेंस देखने को मिला, टारगेटेड किलिंग्स हुई है। कई जगहों पे पंचायत के सरपंचों को मारा गया। राइट, तो टारगेटेड किलिंग्स में अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। स्टोन पेल्टिंग में यस कमी है, टेररिज्म में भी थोड़ी कमी आई है, रेडिकलाइजेशन जो होता था यूथ का उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है, ठीक है। क्योंकि देखिए रेडिकलाइजेशन के लिए मोस्टली मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स रिस्पॉन्सिबल थे। अपनी पॉलिटिक्स के लिए लोगों बच्चों को मिसगाइड करना वो उनका काम था, ठीक है। तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में हम लोगों ने ये देखा। और एक और चीज कि अभी भी यहाँ पर बहुत हाई सिक्योरिटी प्रेजेंस है, और जो कि आप हमेशा नहीं रख सकते। एक सिविलियन सोसाइटी में आप हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस को सड़क पे नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये 2 चैलेंजेस को आपको पहले काउंटर करना होगा अगर आप ये क्लेम करना चाहते हैं कि सब कुछ अब नॉर्मल है। जैसा कि एलजी की लैंग्वेज में कहें तो नॉर्मल सी इज द न्यू नॉर्म। तो अभी ऐसा नहीं है, इन 2 चीजों पे कंट्रोल करने की जरूरत है। ऑलराइट, फिर सेकंड बाकी चीजें आप बात कर सकते हो, लॉ एंड ऑर्डर आ जाए चाहे, लेकिन अब क्या है कि पुलिस जो है जम्मू कश्मीर की वो किसके अंडर में आ गई है, डायरेक्ट सेंटर के, बिकॉज इट इज ए यूनियन टेरिटरी। ऑलराइट, तो थोड़ा बेटर एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुए हैं, ठीक है। क्योंकि पहले आप लैंड परचेज नहीं कर सकते थे वहां पर, ओके। तो जो बिजनेस भी फर्म्स जाना चाहते थे वहां पर उनके लिए इजी नहीं होता था। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि दुबई का एक ग्रुप है, if I am right, I remember it correctly, then it is MR Group, okay? इसने एक इन्वेस्टमेंट किया है वहां पर। तो पहली बार कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट जब भी आता है जब वहां पर उतनी सिक्योरिटी हो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बात कर सकते हैं, ठीक है? जैसे रोड हो, रेलवे, काफी सारे रेलवे ब्रिज बनाए गए हैं, रोड रेलवे ब्रिज, ओवरऑल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया गया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है। ये इसकी थ्रू हमने काफी रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूव की है वहां पर, ठीक है। ट्रस्टिंग दी वर्ड्स ऑफ एलजी, देन ही सेड दैट 20 किलोमीटर पर डे रोड बिल्ड किए जा रहे हैं गांव को कनेक्ट करने के लिए। एंड कहीं भी अगर आपको किसी भी तरह का वायलेंस रोकना हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, तो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आइसोलेटेड एरिया अगर होंगे तो वहां पर टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन ज्यादा होता है। ऑलराइट, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। इसमें आप 2-4 नाम लिख सकते हैं जो भी ब्रिज वगैरह बने हैं उनके बारे में। ऑलराइट, इसके अलावा व्हाट एल्स यू कैन थिंक जो चेंज हुआ होगा इतने साल में। सो एजुकेशन से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नए एम्स ओपन किए गए हैं, ओके। आई थिंक एक आईआईएम भी खोला गया है। ऑलराइट, एंड सेकंड थिंग इज कि पहले रिजर्वेशन का पूरा बेनिफिट नहीं मिलता था कई लोगों को, तो ये रिजर्वेशन बेनिफिट भी एक्सटेंड किए गए हैं। अभी बहुत जल्दी मे बी इसी वीक में एक बिल भी आने वाला है जो कुछ कम्युनिटीज को एसटी रिजर्वेशन का बेनिफिट करेगा, जिसका विरोध कर रहे हैं गुर्जर कम्युनिटी। ऑलराइट, तो ये होगा। देन आप उम्मीद करते हैं कि इससे जेंडर जेंडर इक्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव होगी, राइट, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। देन एनवायरनमेंट को लेके काफी सारे नॉर्म्स हैं, काफी सारे जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के जो एक्ट्स हैं वो यहाँ पर वैलिड नहीं किए जाते थे, बट अब वो एक्सटेंड किए जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो उसको आप बेटर प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट की हमारी जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है वो भी यहाँ पर लागू नहीं होती थी पहले, बट अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे लागू होते हैं सिंस 2019 जब से ये हटाया गया। ऑलराइट, टूरिज्म की बात करें तो अभी सबसे हाईएस्ट फुटफॉल हो रहे हैं टूरिस्ट के जम्मू एंड कश्मीर में। ऑलराइट, और जब टूरिज्म आता है तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होता है, लोकल पीपल को, कि वहां की लोकल इकोनॉमी बूस्ट होती है, राइट। बट अगेन एक सबसे बड़ा इशू ये भी है कि अभी भी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। आई थिंक 24% समथिंग, बहुत बहुत पीक पर है। ऑलराइट, तो ये है अबाउट जम्मू एंड कश्मीर जो आप लिख सकते हैं। अब देखिए जो इशू चल रहा है ना कोर्ट में, वो आपसे पूछा जाए इसके चांसेस बहुत कम है, नहीं जाएगा वो उस डिटेल में, तो आप उसको मत कीजिए। अगर कभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से कुछ ऐसा नया निकल के आता है तो वी विल सी, बट पर्सनली आई वोंट सजेस्ट कि उसका कोई सेंस है आपके एग्जाम के लिए। ऑलराइट, जब तक कि आप लॉ से नहीं आते हैं, आप वैसा कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो बात अलग है, बट आई थिंक यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था इसी में, कि देखिए ब्लू कॉलर जॉब्स की हम बात करना रह गया था।
ब्लू कॉलर्स आपको पता है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स होती है शायद थोड़ी लोअर लेवल की, ओके। और व्हाइट कॉलर ऑफिस वर्क। ऑलराइट। तो जब ये एआई और रोबोटिक्स वगैरह आया था ना, तब लोगों को सबसे बड़ा रिस्क क्या था कि ये ब्लू कॉलर जॉब्स खत्म कर देगा। ऑलराइट। ब्लू कॉलर जॉब्स को ये अफेक्ट करेगा। लेकिन ओवर द टाइम देखा क्या गया है कि इसने ब्लू कॉलर से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नुकसान पहुंचाया व्हाइट कॉलर जॉब्स को। ऑलराइट। ये सॉफ्टवेयर मेकिंग एंड ऑल दिस एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल चैट जीपीटी। ऑलराइट। मुझे यही बताना था आपको, ताकि उस आर्टिकल में आप टाइम वेस्ट ना करें। अब ये आर्टिकल है जहाँ पे बता रही हैं कि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल रहे हैं मनोज सिन्हा, ये इनकी बातों में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया, तो आपको ये बात बेटर समझ में आएगी। As per LG, Kashmir is more secure, economically better off, and socially more stable. Normalcy is the new norm. The opening of Cineplex, booming tourist season, and a sharp drop in stone pelting. Infrastructure is being developed at a rapid pace. Investment is flowing in. Ordinary people are free to express their opinion. ये इनका क्लेम है फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बट अब रियलिटी क्या है कि आपने ये जो अभी 9 अगस्त निकला है, उसको प्रोटेस्ट ना हो उसके लिए आपने ऑलमोस्ट 5,000 पीपल को डिटेंशन में रखा। First thing. Second, several journalists and human rights defenders are behind bars for years, and this is true. I don't remember that name of one journalist. He's been kept in custody since 2019. Pandit and migrant workers to be targeted by militants. I gave you example, okay? Targeted killings वो अभी भी हो रही है। Unemployment rate is as high as 23%. अब अगर youth unemployed रहेगा तो फिर वो क्या करेगा? वो रेडिकलाइज होगा। रेडिकलाइज करना यूथ को बहुत आसान है जब उसके पास कोई काम ना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो उसके ऊपर। Militancy has resurfaced in Pir Panjal region from where it had virtually disappeared over past 15 years. ये मिलिटेंसी दोबारा रिसर्फेस जरूर होगी अगर आप एम्प्लॉयमेंट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट। क्योंकि यूथ को रेडिकलाइज करना इजी हो जाता है व्हेन ही इज अनएम्प्लॉयड। सेकेंड, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड सीज टू ऑपरेट एंड पिछले 4 साल में 71 सीआरपीएफ ट्रूप्स हैव बीन किल्ड इन लास्ट 4 years। ऑलराइट। तो पिक्चर इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, तो उसी को काउंटर करते हुए उन्होंने ये सैंपल लिखा है। तो ये आपके चैलेंजेस में आ जाता है। जब आप आंसर लिखेंगे तो आप ये तो लिखेंगे पॉजिटिव साइड क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ, जो मैंने आपको अलग से बता दिए हैं। उसके अलावा आप ये चैलेंजेस भी लिखेंगे जो यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा भी काफी और भी चीजें हैं, जैसे अभी तक स्टेटहुड नहीं दिया गया है, राइट, जो कि प्रॉमिस किया गया था, दे दिया जाएगा कभी ना कभी। सेकंड, ये एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट करता है कि सेंटर जो है वो यूनिलेटरली भी चीजें चेंज कर सकता है। अभी आप किसके पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल 371 ए से लेकर आई थिंक जी और एच तक सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे स्टेट्स हैं ना जिनके लिए स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं। जैसे आर्टिकल 371 जी फॉर मणिपुर, सॉरी मिजोरम, ओके। उसी तरह आर्टिकल सी फॉर मणिपुर। अरे, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मिजो में भी मैंने आपको बताया था कि मणिपुर का वायलेंस मिजोरम में भी इम्पैक्ट दिखा रहा है। वहां पे मिताइज को वार्निंग दी गई है कि आप छोड़ के चले जाएं। मणिपुर में वायलेंस चल रहा है, इसलिए मैं आपको ये दोनों बता रहा हूँ। दिस कम अंडर आर्टिकल 371 जी फॉर मिजो एंड सी फॉर मणिपुर। ऑलराइट। तो ये जो कश्मीर में हुआ वो एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि कल को आप इन स्टेट्स में भी चीजें चेंज कर सकते हो। ऑलराइट। नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ ओपिनियन इन वैलीज न्यूज़पेपर इज नॉट दैट स्मूथ। क्योंकि कोई भी आर्टिकल लिखने की परमिशन नहीं है वहां पर। आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट या कंट्री के अगेंस्ट आप आर्टिकल नहीं लिख सकते। तो ऐसा नहीं है कि फ्री फ्लो ऑफ स्पीच है वहां पर। 30,000 गवर्नमेंट पोस्ट हैव बीन फिल्ड, बट द एलजी omit to mention that 54,000 वैकेंसीज आर स्टिल देयर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 24% है, उसके बाद भी आपने 54,000 वैकेंसीज रोक रखी है, तो बहुत गलत है। एंड सबसे शर्म की बात है कि करप्शन का एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जम्मू एंड कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड अवॉर्डेड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर इंजीनियर्स टू ए ब्लैक लिस्टेड कंपनी एपटेक लिमिटेड। द कॉन्ट्रैक्ट बीन कैंसिल्ड आफ्टर देयर वर मैसिव प्रोटेस्ट इन जम्मू। अब सोचिए कि आपने रिक्रूटमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि ऐसी कंपनी को जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है अपने गलत कामों के लिए। ओके, फिर ऐसे में होता है रिक्रूटमेंट स्कैम। ओके, जैसे अभी एमपी में देखा गया पटवारी स्कैम। लगभग हर स्टेट में, यार गुजरात में पिछले 2 साल में 8 पेपर लीक हुए हैं। बट द थिंग इज कि यूथ इज नॉट वरीड अबाउट ऑल दिस।
मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, वट एवर दिस गवर्नमेंट इज डूइंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड फाइन। ओके, यू कैन सपोर्ट ए गवर्नमेंट, यू कैन सपोर्ट ए पार्टी, बट आज अगर कहीं पे पेपर लीक हो रहा है, कहीं पे करप्शन हो रहा है रिक्रूटमेंट में, यू नीड टू रेज योर वॉइस। But people are more active on YouTube and Insta rather than on Twitter, where they can raise their voice कि आज आप पटवारी में कर रहे हो, कल को आप पुलिस रिक्रूटमेंट में करोगे, फिर आप पीएससी में भी करोगे, एंड देन फिर अल्टीमेटली यूपीएससी में भी। ऑलराइट, इवन अभी भी बच्चे दिल्ली में कई जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट जिस तरह से सी सेट का पेपर बनाया गया है इस बार यूपीएससी में। ओके, उसने ह्यूमैनिटीज के बच्चों को लगभग आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। दे आर स्टिल प्रोटेस्टिंग इन मुखर्जी नगर, बट नो वन इज कंसर्न। प्रॉब्लम इज दैट कि यूथ जब दूसरे के साथ बुरा होता है तब वो आवाज नहीं उठाते। जब अग्निवीर स्कीम आई, some students were protesting but others were not supporting. All right, now today it's happening with the UPSC aspirants but no one supporting. Okay, so the thing is कि youth should make this government and the recruitment boards realize that don't play with our lives. अगर आप एक डेमोक्रेसी में, एक कंट्री में ईमानदारी से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते तो फिर किस काम की है ये? Alright, so personally, I can also can say to you is that please be active on Twitter. एंड चाहे इंडिया में किसी भी सर्विस में, किसी भी स्टेट में, किसी भी तरह का रिक्रूटमेंट स्कैम होता है, ऑलवेज रेज योर वॉइस इन सपोर्ट ऑफ दोज हु आर सफरिंग। एनीवे, लेट्स कम बैक टू टॉपिक। Incessant police operations shows the complete disregard for human rights and created fear in the valley. अब लेह जो था, जब उसको अलग यूनिट टेरिटरी बनाया ना, उसने वेलकम किया था इस अबॉलिशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, बट इवन नाउ इट इज यूनाइटेड विद कारगिल टू डिमांड ए इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टेड ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्योंकि देखिए, वन मैन रूल कभी अच्छा नहीं होता। अब जैसे कोई जैसे ये स्कैम ही हुआ, अगर यहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते, तो बेटर वॉइस रेज कर सकती है पब्लिक अपनी। लेकिन सिर्फ ऊपर एक एलजी बैठा हुआ है, आपकी वॉइस वहां तक पहुंचे ना पहुंचे, नो श्योरिटी। राइट, तो इवन अब तो लद्दाख भी चाहता है कि आप ये हमारा इलेक्टेड गवर्नमेंट फिर से स्टैब्लिश कीजिए। ओके, तो हो जाएंगे वहां इलेक्शन जल्दी। नाउ, पाकिस्तान पुट ऑन होल्ड $multi-billion तेहरान प्रोजेक्ट अंडर यूएस प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि ईरान पर यूएसए का सैंक्शन लगा हुआ है, ऑलराइट, कि कोई भी कंट्री से डील नहीं कर सकती। ठीक है, और हम जो सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते थे ईरान के पास, क्योंकि ज्योग्राफिकली नजदीक भी है तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी कम होते हैं। ओके, तो हमें वहां से ऑयल थोड़ा सस्ता ही मिल जाता था। और फिर ईरान ने हमें कंसेशन भी दिया था कि आप रुपये में पेमेंट कर देना। ओके, पूरी पेमेंट तो नहीं, बट कुछ पेमेंट आप रुपये में कर देना, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचता था। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने भी रिड्यूस कर लिया। अब ऑयल इंपोर्ट लगभग ना के बराबर करते हैं हम। सेम इज प्रेशर ऑन पाकिस्तान कि वो भी उसने एक पाइपलाइन बनाई थी वहां से गैस सप्लाई के लिए, तो उसको अभी रोक दिया गया है अंडर यूएस प्रेशर। यहीं पे बात आ जाती है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, क्योंकि रशिया यूक्रेन पे जब यूएसए प्रेशराइज करता है कि इंडिया शुड टेक इट स्टैंड, इंडिया कहता है नो, वी हैव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वी विल डिसाइड ऑन आवर ओन। बट यही चीज इंडिया ने ईरान के टाइम पर नहीं की थी। हम यूएस प्रेशर के सामने दब गए थे, मोस्टली प्रोबेबली बिकॉज उस टाइम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था एंड ही वाज रियली वेरी क्रेजी मैन। ठीक है, वो कुछ भी करता है। बिकॉज एक हार्ले डेविडसन करके बाइक आती है ना, उस पर काफी हाई टैक्स लगता था हमारे यहाँ इंपोर्ट करने पर। तो यूएसए प्रेसिडेंट ने इस बारे में कई बार कहा था कि ये इंडिया गलत करता है, तो फिर इंडिया ने रिड्यूस करके कर दिया था उसको 15%। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज सो हैप्पी कि उन्होंने पर्सनली फोन किया मिस्टर ट्रम्प को कि देखिए, वी हैव रिड्यूस दिस टैक्स टू 15%। अब नेक्स्ट डे जब व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, तो मिस्टर ट्रम्प सेड टू मीडिया कि यस्टरडे लीडर ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कॉल्ड मी and told me, see, I have reduced the tax on Harley Davidson to 15%. So I asked him, why not 0%? Okay, so that was the attitude of Donald Trump. Okay, why not 0%? Why 15% is still there? Okay, तो वो उस टाइम पे हमने जो स्टैंड लिया था ईरान को लेकर, वो शायद थोड़ा गलत था। ठीक है, क्योंकि बिकॉज वी नीड टू कन्वे, चाहे हाँ इंडिया हो पाकिस्तान हो, वी नीड टू कन्वे यूएस एंड अदर कंट्रीज दैट वी हैव एनर्जी नीड्स। ओके, इवन पाकिस्तान में इस वक्त पावर कट बहुत मैसिव चल रहा है। अगर यूएस से दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में पीपल आर लिविंग अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एंड हम अपने लोगों को अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर किस काम की है हमारी गवर्नमेंट?
All right. So we need to convey these messages to USA and other countries that आप सैंक्शन जिस वजह से भी लगा रहे हो, बट प्लीज कीप आर कंसर्न इन माइंड. ओके, आप जब सैंक्शन प्लान करते हो तो एटलीस्ट कंसल्ट अस, क्योंकि हम इस ऑयल और गैस को इंपोर्ट किए बिना अपनी इकोनॉमी रन नहीं कर सकते. और हम दोनों का सबसे प्रोक्सीमेट नेबर जिसके पास ऑयल एंड गैस रिजर्व अच्छे खासे हैं वो ईरान ही है. ठीक है, बाकी सब कंट्रीज दूर हैं डिस्टेंस में. राइट. सो ये यही पे बात आती है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की. बट अभी तो इंडिया फिर भी काफी असर्टिव हो गया है पहले से. राइट. नेक्स्ट, हवाना सिंड्रोम. हवाना सिंड्रोम समझाने से पहले मुझे आपको कुछ बताना होगा. देखिए, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो देखा ही है. ठीक है. अगर मैं इस पे यहाँ मिडिल में रख दूं विजिबल लाइट, ठीक है, जो हम देख सकते हैं, तो आगे की तीन आपको इजीली याद रह जाएंगी, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा डेंजरस क्या है, अल्ट्रावायलेट रेस जो सन से आती है, ओजोन लेयर से ब्लॉक करती है. ऑलराइट. इसके बाद एक्सरे, ठीक है, जो हम लोग एक्सरे वगैरह करवाने में यूज करते हैं. देन कम्स गामा रे, ठीक है, जो कैंसर ट्रीटमेंट में कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने में यूज की जाती है. ऑलराइट. और विजिबल के अगर हम लेफ्ट साइड आ जाएं तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंफ्रारेड. उसके बाद आता है माइक्रोवेव, जो कि घरों में भी है. ठीक है, डेंजरस तो नहीं होती हैं. और फिर सबसे इधर आ जाता है रेडियो वेव्स. सो व्हाट आई मीन टू से वांट टू टेल यू कि विजिबल लाइट जो हम देख सकते हैं उसके राइट साइड में जितनी है, दीज आर बिट डेंजरस. ओके, डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग. बट लेफ्ट साइड पर जो आप देख रहे हैं, दीज आर नॉट डेंजरस. एंड बात की जाए इनकी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पर इनकी वेवलेंथ काफी हाई होती है. ठीक है, इतनी. जबकि इनकी जो वेवलेंथ होती है यहाँ पे ये बहुत नैरो हो जाती है. So, formula is that this wavelength is inversely proportional to frequency. ठीक है. तो अब देखिए, माइक्रोवेव हमारे सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक गैजेट्स में भी यूज होती है, तो ये हमारे लिए डेंजरस क्यों नहीं है? वो इस वक्त डेंजरस नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम. ठीक है. तो ये जो तीन है इसमें फ्रीक्वेंसी होती है बहुत लो. राइट. तो इतना डेंजरस नहीं होती है. बट नाउ इमेजिन अगर किसी वजह से एक वेपन बनाना है हमें. ओके, सोनिक सोनिक वेपन, सोनिक कहते हैं उसको. ठीक है, सोनिक वेपन हमें बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, इस लो फ्रीक्वेंसी को हाई कर देना होगा. ठीक है. तो आपके आसपास रखे हुए कॉमन यूज के गैजेट्स ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेंगे. ठीक है, अगर इस फ्रीक्वेंसी को हाई कर दिया जाए. क्लियर है यहाँ तक? तो अब आपको समझ में आएगा कि हवाना सिंड्रोम क्या है. पहली बात, हवाना नाम क्यों रखा है? तो आपको पता है कि अगर जैसे सपोज ये यूएसए का मैप है, तो यहाँ पे एक कंट्री है क्यूबा, जहाँ पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होते, क्योंकि सोवियत यूनियन अपनी मिसाइल यहाँ तक भेज देती कि हम यहाँ पे तैनात करेंगे मिसाइल. अब यूएसए से कुछ ही किलोमीटर पे अगर सोवियत यूनियन की मिसाइल्स तैनात होंगी तो बहुत बड़ा इशू है ना. तो ये सबसे बड़ा क्राइसिस था जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड को न्यूक्लियर वॉर के पास ले आया था, थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब. ओके. तो क्यूबा की ही कैपिटल है हवाना. अब हुआ क्या, 2015 से यूएसए और क्यूबा के बीच रिश्ते सुधर गए आफ्टर डेथ ऑफ फिडेल कास्ट्रो. ओके, जो कि लीडर थे वहां पर, कम्युनिस्ट लीडर थे सोवियत टाइम पे. ठीक है. तो 2015 जब ये हो गए तो यूएसए ने भी अपनी एम्बेसी वहां पे ओपन कर दी. अब हुआ क्या कि यहाँ पर एम्बेसी में जो यूएस के ऑफिशियल्स तैनात थे उनको कुछ अजीब सी आवाजें आती थी रात में. बाहर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नॉइज नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में एक अजीब सी नॉइज गूंजती थी. तो उनको लगा था कि एक तरह की कोई सोनिक वेपन यूज किया जा रहा है, जो हमारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने में के लिए ये लोग यूज कर रहे हैं. ऑलराइट. और रिश्ते वैसे ही अच्छे नहीं थे, अभी अभी सुधरे थे. ठीक है. तो उसी को कहा गया हवाना सिंड्रोम. तो अब इंडिया में भी एक केस ऐसा देखने को मिला है. तो यहाँ पे एक मैंडेमस रिट फाइल की गई है टू इंक्वायर इनटू हवाना सिंड्रोम एंड प्रिवेंशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. ओके, ये जो मैंने आपको यहाँ समझाया ना. ठीक है, जब तक लो फ्रीक्वेंसी थी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसको हाई कर दी तो दिक्कत हो रही है. ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, रिमेंबर दिस वर्ड. ऑलराइट. तो हवाना सिंड्रोम कहाँ से ओरिजिन हुआ? यूएस इंटेलिजेंस एंड एम्बेसी. It is sound without any outside noise, nausea, vertigo, and headache and memory loss. It traces its root to Cuba in 2016. It is sudden burst of pressure in their brain followed by headache. फिर इनको यूएस डिप्लोमेट्स को यही सेम चीज चाइना में भी देखने को मिली. ठीक है. अब इंडिया में भी पहला ऐसा केस आया 2021 में. ठीक है. बट अब जब इतने साल यूएस ने भी इसको ट्राई किया, पिछले 6-7 साल से इस पे काफी रिसर्च कर लिया,
इट बट स्टिल इट इज नॉट श्योर कि क्यों हो रहा है ये एग्जैक्टली। ओके, पहले सस्पिशन था कि ये जो क्यूबन एजेंट्स हैं यही लोग किसी तरह का सोनिक अटैक कैरी कर रहे हैं हम पर, यूएसए ऑफिशियल्स पर, ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दे आर सब्जेक्टेड टू हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स interfered with the nervous system. High powered microwave were sent through a special gadget also called as microwave weapon. राइट, बट अब सब कुछ करने के बाद भी वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये शायद एक साइकोलॉजिकल इलनेस है, आपके दिमाग में ऐसा बस जाता है कि मुझे कोई टारगेट कर रहा है। राइट, जैसे अगर बात हम इंदिरा गांधी की भी करें तो पूरी लाइफ उनको ये फियर था कि उनपे कोई जादू टोना कर रहा है। राइट, इवन हिमाचल में एक मंदिर है चामुंडी देवी का, शायद आई मीन नॉट श्योर कौन सा मंदिर है, बट हिमाचल में ही था, ठीक है, चामुंडी देवी का। तो वहां पर ही जाने वाली थी वर्शिप करने के लिए। अरे, बट समवन टोल्ड हर ऑन द डे कि मैडम वहां पर आज मौसम ठीक नहीं है, इट इज ऑल्सो रेनिंग, तो आप मत जाइए। सो शी कैंसल्ड हर ट्रिप। ओके, एंड ऑन द सेम डे और वेरी नेक्स्ट डे संजय गांधी डाइड इन एन एक्सीडेंट। ओके, प्लेन एक्सीडेंट। ठीक है, तो बाद में इन्होंने अपने एडवाइजर को पूछा क्या ये इस वजह से हुआ कि मैं मंदिर नहीं गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैडम जब वहां पे सारी अरेंजमेंट कर दी गई थी आपकी पूजा के लिए, तो फिर जब हमने इन्फॉर्म किया कि मैडम नहीं आ पाएंगी, तो वहां के पंडित ने कहा था तुम्हारी मैडम रोती हुई आएगी यहाँ पर। दीज वर एग्जैक्ट वर्ड्स। ये अभी एक रिसेंट एक बुक लिखी गई है इंदिरा गांधी पर, उससे बता रहा हूँ मैं, वहां पर ये सब मेंशन है। ओके, तो उसके बाद एंड लिटरली फिर वो बाद में गई। ओके, एंड शी परफॉर्म ऑल द राइट्स जो जो होते थे। ठीक है, तो उनको हमेशा से ये फियर रहा है। तो वैसे ही कुछ ये लोग कह रहे हैं कि देखिए ये एक तरह की साइकोलॉजिकल इलनेस है एम्पलीफाइड बाय द फियर ऑफ बीइंग टारगेटेड, कि मुझे कोई टारगेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट साउथ कोरिया। वैसे इतनी काम की न्यूज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। ठीक है, prod young adults onto a track for marriage family as the country has recorded lowest fertility rate in 3 years in a row। साउथ कोरिया में क्या है, लोग शादी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो फर्टिलिटी रेट ना इनका बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इस तरह की क्लब्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहाँ पे लोग मिले, गर्ल्स बॉयज, एंड किसी तरीके से शादी का कल्चर फिर से एनकरेज किया जाए। तो ये ऐसे क्लब व्लब से तो कुछ नहीं होगा, पार्टी करके घर चले जाएंगे। बट द थिंग इज कि ये क्यों हो रहा है, क्यों लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसके बेसिक रीजन है स्टैगरिंग कॉस्ट ऑफ चाइल्ड केयर। ओके, तो हद से ज्यादा भी अगर आपके देश में महंगाई हो तो ठीक नहीं होता है। सेम इज द केस विद इंडिया। आज अगर आप एक मिडिल क्लास पर्सन से पूछेंगे तो वो कहेगा यार ड्यू टू माई चिल्ड्रंस एजुकेशन आई एम कंसर्न अबाउट देयर एजुकेशन, आई वांट टू गिव देम बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, सो आई कैन नॉट अफोर्ड मोर देन वन चाइल्ड। ओके, पर इंडिया के केस में ठीक है, चलो कि हाँ हमारे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट साउथ कोरिया में ट्रेंड ठीक नहीं है, उनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है, और उसमें अगर आपकी चाइल्ड केयर की कॉस्ट इतनी बढ़ जाएंगी तो बच्चे और नहीं करेंगे लोग। सेकंड, अनअफोर्डेबल होम्स। अब जब तक आप सिंगल हैं, बेफिक्र हैं, आप रेंटल हाउस में भी रह सकते हो सारी जिंदगी, आपको कोई परवाह नहीं है। ठीक है, बट अगर आपके पास जिम्मेदारी होगी अपने बच्चों की तो आप नहीं रह सकते। ओके, और वहां पर घर बिल्कुल अनअफोर्डेबल हो गए। अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं, आप साउथ कोरिया में जाके पढ़ते हैं, तो आपको वहां पे एक रूम में रहने की कॉस्ट भी 24,000 समथिंग आती है। राइट, सेकंड इज स्लिम जॉब प्रोस्पेक्ट। अब क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स ने सबने क्या किया, सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला है व्हाइट कॉलर जॉब्स पे, ना कि ब्लू कॉलर। ओके, एंड साउथ कोरिया वेरी हाई नॉलेज सोसाइटी, वहां पे जॉब्स अच्छी लेवल की है, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कर रहा है उसने इनके जॉब प्रोस्पेक्ट काफी कम कर दिए। सेकंड इज क्रशिंग वर्क आवर्स। नाउ जब आपके पड़ोस में चाइना जैसा देश हो जो इतना इंटेंस कंपटीशन दे रहा हो, तो अल्टीमेटली आपको भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है, और उसी वजह से आपसे ओवर वर्क कराया जाता है, ओवर टाइम कराया जाता है। तो इतना वर्क आ रहा है तो फिर फैमिली लाइफ के लिए टाइम कहाँ है। राइट, एंड प्रेवलेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वर्किंग मदर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो मुझे आपको यहाँ हाईलाइट करना था, कि ये इंडिया में भी होता है, ये हर जगह होता है। क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी अगर आपको रिक्रूट कर रही है, उसके बाद वो ये सोचे कि हम आपको 26 की वीक की लीव दे दें, तो आज टेक्नोलॉजी के टाइम में 26 वीक बहुत बड़ा टाइम है। राइट, इतने में काफी कुछ चेंज हो जाता है, तो आप अपडेट नहीं रह पाते हो चीजों के साथ। और फिर दूसरा ये है कि कुछ जो कॉन्शियस मदर होती हैं, टू बी मदर, वो थोड़ी कॉन्शियस भी होती है इस मामले में कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज नहीं करने हैं। सो दे कांट इवन वर्क फ्रॉम होम। ओके, वो भी नहीं। राइट, तो ये जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में। राइट, एंड नॉट जस्ट कोरिया बट चाइना और जापान भी इस तरह के प्रोग्राम होस्ट करने लगे हैं आजकल।
यहाँ पर है इंडिया जो ट्रेड में प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स ले रहा है ना, तो अभी तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो वही कर रहे हैं जो बाकी कंट्रीज भी कर रही हैं, बट यहाँ पे आर्टिकल बता रहा है कि इंडिया ये चीज़ पहले से ही कर रहा है। जब इन लोगों वेस्टर्न ने शुरू किया उसके पहले से इंडिया कर रहा है, तो आपके काम का नहीं है वो आर्टिकल, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्रोटेक्शन बिल जब भी पास होगा आई ऑलरेडी अश्योर्ड यू कि हम इस पर बात करेंगे, बट अभी उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आज तो कुछ काम का नहीं है। इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, खैर इंडियन सोसाइटी में खाना सच में महंगा हो रहा है। ओके, बट क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर प्याज नहीं खाती तो शायद टमाटर भी नहीं खाती होंगी, तो उन्हें कोई परवाह नहीं। एनीवे, यहाँ पे कतर का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है बहुत रिचेस्ट है, वर्ल्ड की शायद सबसे रिचेस्ट सॉवरेन फंड में से एक है कतर का। ठीक है, तो वो इन्वेस्ट करता रहता है इंडियन इकोनॉमी और दूसरी इकोनॉमी में। बस बाकी की स्पोर्ट्स न्यूज़ है, दैट्स इट। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेस डिस्कशन, हैव अ ग्रेट डे।